नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं मिस्टर टी आर नायक आप सभी का नायक IAS अकेडमी पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, जो हमारा शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर जो टॉपिक चल रहा था अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, इसके अंदर हम लोगों ने इससे पहले यानी जो कि 4 क्लास हम लोग कर चुके हैं। आज हमारा ये वीडियो पार्ट 5 रहेगा। तो इसके अंदर कहने का मतलब है कि आज के इस एक सेशन के बाद में हमारा जो अभिप्रेरणा का जो टॉपिक है वो इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और तो चलिए बात करते हैं, कल तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था। अभिप्रेरणा के जो यानी अभिप्रेरणा चक्र जो पढ़ा था, उसके बाद में आवश्यकता की जो पदानुक्रम जो सिद्धांत है, यानी ऐसे करके हम लोगों ने जो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के जो मूल सिद्धांत है 4 से 5 सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े थे। और डीपली वहाँ से प्रश्न आपके जो मुख्यतः मूल रूप से देखने को मिलते हैं, तो उनको हम लोगों ने गहराई से पढ़े थे। लेकिन आज हम क्या करते हैं, कुछ अन्य जो सिद्धांत है उनको पढ़ लेते हैं ना। तो अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के अन्य सिद्धांत से शुरू करते हैं। चलिए, तो साथ साथ एक पेन व कॉपी लेकर के बैठ जाए और नोट करते रहें। ठीक है, तो हेडिंग लगाओ, अभिप्रेरणा मोटिवेशन के अन्य सिद्धांत। क्या लगाना है? मोटिवेशन के अन्य सिद्धांत। और एक चीज मेरे को ये बताइए आप कि एक तो मैं क्या करता हूँ कि जैसे आज की इस क्लास से पहले मैं सारा कुछ मटेरियल जो है स्टडी मटेरियल में जो आपको देता हूँ, और उसमें मैंने ये भी कहा है कि आपका 95% जो आपके एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाएंगे यानी सेकंड ग्रेड व फर्स्ट ग्रेड के अंदर, तो वो अपने मटेरियल से ही पूछे जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अनुभव जो कहता है कि आपका एक भी प्रश्न, मान लीजिए कोई 1-2 अपवाद है, साइकोलॉजी के अंदर जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 40 नंबर के, उनमें से आपके लगभग 18 क्वेश्चन तो मान के ही चलिए कि हमारे इस स्टडी मटेरियल से ही आएंगे। यानी हमने जो पढ़ा है उससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं देखने को मिलेगा, अगर आप लोगों ने अच्छे से हर एक चीज को समझा है तो। अन्यथा 18 से 19 प्रश्न तो आपके राइट मिलेंगे। ठीक है, तो अभिप्रेरणा के जो अन्य सिद्धांत है वो हम पढ़ते हैं, जिसमें पहले बात करते हैं। इसमें केवल डीपली पढ़ने की बात जरूरी है नहीं, केवल सिद्धांत का नाम याद करना है और प्रतिपादक या फिर समर्थक जो कौन रहे हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो पहला लिखे यहाँ पे सक्रियता का सिद्धांत। कौन सा? सक्रियता का सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक या फिर हम कह सकते हैं समर्थक कौन थे? एक तो सोल्सबरी थे, एक मेल्मो थे, एक लिडेंसल थे। क्या थे? लिंडसले है ना। तो सोल्सबरी थे, एक मेल्मो व लिडेंसले, ये क्या थे? इसके प्रतिपादक व समर्थक थे। किस सिद्धांत की बात चल रही है यहाँ पे? सक्रियता का सिद्धांत। और सक्रियता के सिद्धांत पे बात करते हैं कि किस पे ज्यादा बल दिया जाता है, तो वो हम बात कर सकते हैं इस पे है जो कि मांसपेशियों की सक्रियता पे बल दिया जाता है। किस सिद्धांत के अनुसार ये बात की गई है कि मांसपेशियों की सक्रियता पे जो कि बल दिया गया है, तो वो हो जाएगा सक्रियता का सिद्धांत, जिसमें मांसपेशियों को है जो कि इसमें महत्वपूर्ण बताया गया है। प्रतिपादक कौन थे इसके? लिडेंसले, मेल्मो व सोल्सबरी। ठीक है, लिखते रहूं साथ साथ। फिर दूसरे की बात करते हैं, एक है यहाँ पे अन्य सिद्धांतों के अंदर हम जो पढ़ रहे हैं, संतुलन स्थैर्य सिद्धांत। कौन सा? संतुलन स्थैर्य सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन एक तो चैपलिन है, कॉपर व एप्पल। कौन है? चैपलिन है, कॉपर है व एप्पल, ये इसके है जो कि हम कह सकते हैं समर्थक या प्रतिपादक है। किस सिद्धांत के अनुसार बात कर रहे हैं हम? संतुलन स्थैर्य सिद्धांत। अब इसमें हम पढ़ते हैं कि इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति क्या करता है, जो असंतुलन की स्थिति, इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि व्यक्ति के अंदर जो असंतुलन स्थिति में भी क्या करता है, वो अपने आप को संतुलन बनाए रखने के लिए अभिप्रेरित होता है। समझ में आ रहा ना? यानी इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि व्यक्ति क्या करता है कि असंतुलन हो जाता है व्यक्ति के अंदर। कहते ना कि अंदर से कितना भी व्यक्ति अगर टूट जाता है, लेकिन बाहर से वह पता नहीं चलने देता है कि इसके अंदर कितना दुख है या फिर क्या इसके अंदर कुछ घटना
हुई है। तो वही इसी के अंदर बात लागू होती है स्थैर्य सिद्धांत के अंदर कि व्यक्ति के अंदर असंतुलन बना हुआ है, कोई भी परिस्थिति है लेकिन वह बाहर नहीं दिखने देता है, यानी स्थिति जो कि उसकी असंतुलन स्थिति है, असंतुलन, फिर भी वह क्या करता है, संतुलन बनाए रखने के लिए अभी प्रेरित करता है। कौन सा सिद्धांत की बात कर रहे हैं, स्थैर्य सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर लगा के लिखो आप, चालक या अंतर्नोद या प्रनोद सिद्धांत। प्रतिपादक कौन थे, सीएल हल थे। कौन थे, सीएल हल प्रतिपादक किसके थे, जो चालक यानी ड्राइव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ड्राइव, चालक अंतर्नोद प्रणोद सिद्धांत के प्रतिपादक सीएल हल, या फिर डायरेक्ट इसको इतना याद कर सकते हैं हल। ठीक, इस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकता, समझते रहना, इस सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं से चालक की उत्पत्ति होती है। ये तो मैंने आपको बताया था, पीछे की क्लासों में हम लोग अच्छे से चर्चा करते आ रहे हैं कि चालकता, जो चालक है ड्राइव, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, आवश्यकता से। कहां से होती है, आवश्यकता से, यानी आवश्यक जो वस्तु की आवश्यकता होती है तो वहीं से चालक की उत्पत्ति होती है, यानी ड्राइव की उत्पत्ति होती है। जैसे हम लोगों ने बात की थी कि जैसे आपको भोजन करना है तो भोजन आपकी आवश्यकता है, और उसके लिए भूख क्या है, भूख चालक है, भूख क्या है, चालक है। और उसी के साथ में हम कह सकते हैं जैसे कि अगर आपको वहां पे जैसे भूख लगती है तो आप उसमें गति बढ़ा देते हैं, और ज्यादा गति बढ़ा देते हैं। वो कब बढ़ाएंगे भाई बताओ, जैसे आपको भोजन करना है, फिर भूख लगी तो वो चालक कहलाता है, और भोजन आपका आवश्यकता है, और उसके अंदर भोजन की आपको अगर सुगंध आ गई तो वो क्या कहलाता है, कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा है अच्छे से। ठीक है, फिर यहाँ पे बात करते हैं तो इसकी चालक की उत्पत्ति कहाँ से होती है, जो आवश्यकताओं से, जो उसे कार्य करने के लिए गति या ऊर्जा प्रदान करता है। करता कि नहीं करता, करता है। अब वो कैसे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि मान लीजिए पानी पीना है, ठीक है, पानी पीना है तो उसके लिए अगर आपको प्यास लगी है, बहुत तेज से प्यास लगी है, तो आपको पानी पीना ही पड़ेगा, क्योंकि आपका गला सूख रहा है और अब आपको पानी पीना ही पड़ेगा। तो पानी क्या है, आवश्यकता है, और प्यास है जो कि क्या है, प्यास लिख दिया मैंने, प्यास चालक है। ड्राइव कह सकते हैं, अंतर्नोद कह सकते हैं, प्रणोदन कह सकते हैं, ये है चालक। क्या है, चालक है। तो ये जो चालक क्या करता है, आवश्यकता की पूर्ति करने के लिए उसी के अंदर, उस कार्य के अंदर, उस अनुक्रिया के अंदर गति बढ़ा देता है। क्या करता है, गति बढ़ा देता है, या फिर हम कह सकते हैं ऊर्जा प्रदान करता है कि अब ये कार्य आपको जल्दी से जल्दी करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसलिए इस सिद्धांत को पुश थ्योरी भी कहते हैं। पुश थ्योरी का मतलब उस व्यक्ति को आगे बढ़ाता है, आगे धकेलता है। पुश का मतलब क्या होता है, दबाना या फिर धकेलना, आगे की तरफ धकेलना। यानी जब व्यक्ति को भूख लगी, या फिर हम कह सकते हैं तो भूख क्या, चालक, तो चालक क्या करता है, भूख उसको इतनी गहरी लग जाती है कि अब तो तेरे को खाना खाना ही पड़ेगा। तो वो जो चालक है, जो भूख लगी है उस व्यक्ति को, वो जल्दी से जल्दी बोला तो अभी उठ के और जल्दी से जल्दी खाना खा, तो उसके अंदर ऊर्जा प्रदान करती है कि बस अब तो खाना खाना ही पड़ेगा। और ये क्या करती है, उसको धकेलती है, खाने की तरफ धकेलती है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, पुश थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये बात आप अच्छे से ध्यान में आपको रखना है। तो लिखिए पहले फटाफट से यहाँ तक, अभिप्रेरणा, पहले हेडिंग लगे अभिप्रेरणा मोटिवेशन के अन्य सिद्धांत, या फिर फटाफट से एक स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा साइड में हो जाता हूँ। लिखिए फटाफट से। चलो मैं बता देता हूं साथ साथ क्या लिखना है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन के अन्य सिद्धांत, पहले हेडिंग डालो, फिर लिखो आप एक नंबर लगा के सक्रियता का सिद्धांत, सोलिसबरी, या पहले लिख दो प्रतिपादक
या फिर ऑब्लिक करके समर्थक डैश करके लिखो, सॉलिसबरी, मेल्मो व लिडेंसले। ठीक, फिर एक लाइन नीचे लिखो, इसी के अंदर है कि सिद्धांत में मांसपेशियों की सक्रियता पे है जो कि बल दिया जाता है। बाकी ये एग्जाम्पल वगैरह ये लिखने की जरूरत है नहीं। लिख रहे हो तो मैं मिटा देता हूं ना, इसको लिखो। या फिर एक स्क्रीनशॉट लीजिए ना। 2 नंबर लगा के लिखना आपको, संतुलन, स्थैर्य सिद्धांत, प्रतिपादक या फिर समर्थक, चैपलिन, कॉपर, एप्पल। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति असंतुलन की स्थिति में भी संतुलन बनाए रखने की जो ऊर्जा प्रदान करता है, या फिर ये इसको है जो कि अभिप्रेरित होता है। चालक अंतर्नोद, प्रणोदन है ना यहाँ पे, प्रणोद सिद्धांत या फिर प्रणोदन सिद्धांत एक ही बात है। प्रतिपादक CL हेल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं CL हेल। ठीक है, इसमें लिखो कि सिद्धांत के अनुसार आवश्यकताओं से चालक की उत्पत्ति होती है जो कि कार्य करने के लिए, जो कि उसको कार्य करने के लिए ऊर्जा या फिर गति प्रदान करते हैं, इसलिए सिद्धांत को पुश थ्योरी भी कहा जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लिया होगा। चलो नेक्स्ट, दिख रहा है ना अच्छे से। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब 4 नंबर लगा के लिखना है आपको, समझते हैं पहले इसके बारे में। प्रोत्साहन सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत है? प्रोत्साहन। चालक के बाद में कौन सा सिद्धांत आता है? प्रोत्साहन। प्रतिपादक कौन है? बोल्स व कॉफमैन। कौन है? बोल्स व कॉफमैन, ये इसके प्रतिपादक है। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने पर्यावरण में, कहा? पर्यावरण में। इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि व्यक्ति क्या करता है, अपने पर्यावरण में जो स्थित क्रिया है, पर्यावरण में जो क्रिया है वस्तु व स्थिति से क्या करता है, प्रभावित होता है। व्यक्ति क्या करता है, इसके अंदर बात करते हैं तो जो पर्यावरण है, जो आसपास का वातावरण है, उसी को पर्यावरण कहा जाता है। उसके अंदर स्थित जो हम कह सकते हैं क्रिया है या फिर जो वस्तु है, इस सभी स्थितियों से प्रभावित होता है और उसी के अनुसार क्या करता है, व्यवहार करता है। तो वह क्या कहलाता है? प्रोत्साहन कहलाता है ना। यानी पर्यावरण में स्थित क्रिया वस्तु स्थिति से प्रभावित होता है और उसी के अनुसार क्या करता है, उसी के अनुसार व्यवहार करता है। ठीक है, फिर 5 नंबर उद्दीपन अनुक्रिया। कौन सी? उद्दीपन अनुक्रिया के अंदर हम पढ़ते हैं व्यवहारवादी, जो कि इसमें हम कह सकते हैं कौन थे प्रतिपादक, कौन थे इसके? थॉर्नडाइक व स्किनर आदि, ये है जो कि इसके प्रतिपादक थे। इस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है कि मनुष्य समस्त व्यवहार जो कि उद्दीपन अनुक्रिया पर ही आधारित होता है। इसमें मानव के जो व्यवहार है वो उद्दीपन क्रिया के अनुसार ही हम कह सकते हैं इस पे आधारित होते हैं, इसी के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं। वह इसी से प्रेरित होकर कार्य करता है, उद्दीपन से प्रेरित होकर ही कार्य करता है। जो भी व्यवहार है उसी के अनुसार वह कार्य करता है। और फिर 6 नंबर लगा के हम पढ़ते हैं इसमें शारीरिक सिद्धांत। एक बार आप समझने की कोशिश करें, शारीरिक सिद्धांत कौन सा होता है? प्रतिपादक कौन है इसके? सेल्डन व क्रेचमर। कौन है? सेल्डन व क्रेचमर इसके प्रतिपादक कहलाते हैं। और ये जो सिद्धांत है, इसमें जो शारीरिक संरचना है और गठन है, उसी के आधार पे क्या करता है, मनुष्य व्यवहार का वर्णन करता है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये सिद्धांत शारीरिक संरचना व गठन के आधार पे मनुष्य क्या करता है, व्यवहार का वर्णन करता है। फिर 7 नंबर आता है एक्स और वाई का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? एक्स एंड वाई का सिद्धांत। एक्स और वाई का जो सिद्धांत है, इसके प्रतिपादक कौन है? मैक्स ग्रेगर। कौन है? मैक्स ग्रेगर। एक बार समझने की कोशिश करें, लिखने की जरूरत है नहीं, फिर मैं बता दूंगा कि अब आप लिख लो। तो इसमें क्या है, एक्स और वाई का जो सिद्धांत है, प्रतिपादक का नाम याद रखना अच्छे से, मैक्स ग्रेगर है। फिर एक एक करके एक्स का सिद्धांत पढ़ते हैं, फिर वाई का सिद्धांत पढ़ते हैं। तो 1 नंबर लगा के इसमें लिखना होगा आपको एक्स का सिद्धांत है ना। तो ये नकारात्मक यानी ऋणात्मक प्रेरक माना गया है।
अक्स का सिद्धांत है, इसको किसी भी प्रकार से आप अपने अकॉर्डिंग इसको याद कर सकते हैं कि अक्स का सिद्धांत है नकारात्मक, या फिर आप अपने किसी भी हिसाब से जोड़ सकते हैं इसके अंदर। अक्स का सिद्धांत है जो कि नकारात्मक यानी ऋणात्मक प्रेरक है, जो कि क्या करता है, भय दिखाकर किसी को, हम कह सकते हैं भय दिखाकर किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, किसी को डरा धमका कर कि ये कार्य तेरे को करना ही पड़ेगा। तो ये नकारात्मक सिद्धांत माना जाता है, प्रेरक माना जाता है। ठीक है, और फिर बात कर सकते हैं वाई का सिद्धांत। ये जो सकारात्मक या फिर धनात्मक प्रेरक है, प्रेरक का मतलब मोटिव। तो इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो स्वयं को अभिप्रेरित करते हुए कार्य करता है। देखिए, इसमें समझने की कोशिश करें कि अक्स का सिद्धांत ये नकारात्मक व ऋणात्मक प्रेरक है। क्योंकि इसमें व्यक्ति को हम कह सकते हैं प्रेशर डाल के, उस पर दबाव डाल के, उस पर गुस्सा करके हम कह सकते हैं कार्य को करवाया जाता है। तो वो किसके अंदर आता है, अक्स सिद्धांत के अंदर। और व्यक्ति के मन के अंदर, खुद के मन के अंदर, स्वयं के मन के अंदर कुछ इच्छा है कि मुझे ये कार्य करना है, जैसे कि मेरे को ये एग्जाम फाइट करना है, मुझे ये तैयारी करनी है और आज मुझे ये किताब पढ़नी है। तो वो क्या कहलाता है, वाई का सिद्धांत, यानी ये धनात्मक हो सकता है, ये ऋणात्मक नहीं बल्कि धनात्मक है, खुद की इच्छा है। और इसमें क्या होगा कि किसी पिताजी के द्वारा बच्चे को कहा गया है कि ये किताब तेरे को पढ़ना है, तो उसमें वो क्या करते हैं कि अगर किसी का दबाव, प्रेशर, उसको डरा धमका के वो किताब पढ़ाई जाती है, वो पाठ पढ़ाया जाता है, तो वो बच्चा उसमें भूमिका अपनी नहीं निभा पाता, और वो उसमें हम कह सकते हैं वो सकारात्मक की बजाय, वो पढ़ने के बजाय वो नकारात्मक में चला जाता है। इसलिए ये नहीं होना चाहिए। और वाई का सिद्धांत है जो कि सकारात्मक, इसमें व्यक्ति क्या करता है, स्वयं की जो इच्छा है, स्वयं की अभिवृत्ति, अभिप्रेरित जो होके, स्वयं से अभिप्रेरित होके कार्य करता है। ठीक है, तो अब इसको लिखे, चलो ये मैं मिटा देता हूं, दिख रहा है ना अच्छे से। अब लिखो, देखो फिर से मैं बता देता हूं। प्रोत्साहन सिद्धांत है प्रतिपादक बोल्स व कॉफमैन। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति क्या करता है, अपने पर्यावरण में स्थित क्रिया, वस्तु, स्थिति से प्रभावित होता है और उसी के अनुसार, या फिर हम कह सकते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो व्यवहार करता है। ठीक है, 5 नंबर उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। व्यवहारवादी जो इसके प्रतिपादक है थॉर्नडाइक व स्किनर, ये लोग थे। और इस सिद्धांत के अनुसार मानव का जो समस्त व्यवहार उद्दीपन अनुक्रिया पे ही आधारित होता है, और इसी के अनुसार ही, इसी से प्रेरित होकर के है जो कि ये कार्य करता है। और फिर उसके बाद में 6 नंबर आता है आपके शारीरिक सिद्धांत। इसके प्रतिपादक क्रिचमर थे, एक सेल्डन थे। ये सिद्धांत है जो कि शारीरिक संरचना और गठन, उसी के आधार पे है जो कि मानव क्या करता है, व्यवहार का वर्णन करता है। एक्स और वाई का सिद्धांत प्रतिपादक मैक्स ग्रेगर। अक्स का सिद्धांत अलग नाम 1 नंबर लगा के लिखना है। ये नकारात्मक व ऋणात्मक प्रेरक यानी मोटिव है, और जो कि व्यक्ति को या फिर बच्चे को या फिर हम कह सकते हैं मनुष्य को भय दिखाकर किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित किया जाता है कि ये कार्य तेरे को करना है। और वाई का सिद्धांत ये सकारात्मक व धनात्मक सिद्धांत कहलाता है। इसमें व्यक्ति की स्वयं की जो अभिवृत्ति के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है। बस इतना, चलो लिखो, स्क्रीनशॉट लीजिए या लिखो फटाफट से। वैसे स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से लिख देना, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 7 लिख दिया ना, वहां पे 8 नंबर लगा के लिखना है आपको। 8 नंबर ना, द्वि आवश्यकता सिद्धांत, जिसके प्रतिपादक कौन थे, मुर्रे। कौन थे, द्वि आवश्यकता सिद्धांत। ये 8 नंबर है ना। इन्होंने 2 आवश्यकताएं बताई। किसने, मुरे ने है, जो कि आवश्यकता, द्वि आवश्यकता, आवश्यकता की 2 प्रकार बताए। एक तो दैहिक आवश्यकता बताई, जिसमें कौन सी होगी, जो हम कह सकते हैं भोजन है, पानी आदि। मुरे द्वारा मुख्य रूप से कुल 12 आवश्यकताएं दैहिक आवश्यकताओं के अंदर है जो कि शामिल किए। ठीक है, अब समझने की कोशिश करें
कि एक सिद्धांत दिया है मूरे ने। कौन सा सिद्धांत है? द्वि आवश्यकता सिद्धांत। कौन सा? द्वि आवश्यकता सिद्धांत। यानी इन्होंने आवश्यकता के दो सिद्धांत जो प्रकार बताए हैं। एक तो दैहिक आवश्यकता, जिसमें भोजन पानी ये सब आते हैं, और इसमें जो कुल आवश्यकता कितनी रखी गई है? मूल रूप से कुल 12 प्रकार की 12 आवश्यकताएं हैं, जो कि दैहिक आवश्यकताओं के अंतर्गत इसको रखा गया है। ठीक है। फिर दूसरी आते हैं मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। इसमें जैसे कि उपलब्धि है, प्रेम है, ये सब मान सकते हैं। और ये कुल मिला के कितनी आवश्यकताओं के इसके अंदर शामिल किया गया है? 28 आवश्यकताओं को है, जो कि मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के अंदर शामिल किया गया है। किसके द्वारा? मूरे के द्वारा बताया गया है। ठीक है। फिर समझते हैं अभिप्रेरणा में अभिप्रेरणा का महत्व है और अभिप्रेरित करने के उपाय या फिर तरीके। किसी को अभिप्रेरित करने के उपाय व तरीके। पहले यहाँ तक ये लिखो, फिर आगे नया हेडिंग डालना आपको। पहले ये लिखो 8 नंबर लगा के, द्वि आवश्यकता सिद्धांत प्रतिपादक मूरे। इन्होंने दो आवश्यकताएं बताई, दैहिक आवश्यकता और दूसरी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता। दैहिक बराबर लिखो भोजन पानी आदि, और इसमें मूरे द्वारा मुख्य रूप से कुल 12 आवश्यकताएं दैहिक आवश्यकताओं के अंतर्गत है, जो कि शामिल की गई है या फिर बताई गई है। दूसरा लिखना है मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। इसमें उपलब्धि, प्रेम आदि, इस प्रकार की कुल 28 आवश्यकताओं को मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में शामिल किया गया है या फिर बताया गया है। ठीक है, लिखो पहले इतना। फिर नया एक हेडिंग लगाओ, अभिप्रेरणा का महत्व। किसमें? अभिप्रेरणा में। अभिप्रेरणा का महत्व और अभिप्रेरित करने वाले उपाय या फिर तरीके। किस प्रकार से बालक को अभिप्रेरित किया जा सकता है, क्या तरीके होने चाहिए, क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए, तो उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। ठीक है, तो ये लिखो पहले लाइन, एक हेडिंग लिखो, अभिप्रेरणा का महत्व। किसमें? यानी अभिप्रेरणा में अभिप्रेरणा का महत्व है, और अभी बच्चों को या फिर बालकों को या फिर व्यक्ति को अभिप्रेरित करने के उपाय या फिर तरीके किस प्रकार से कर सकते हैं। नंबर लगाते रहना और लिखते रहना। 1 नंबर लगा के लिखो, बालकों को उनकी आवश्यकताओं का ज्ञान करवा के। वैसे ये जो लाइनें हैं ये आप अपने आप से भी बना सकते हैं अच्छे से, क्योंकि इस प्रकार का ज्ञान आपके अंदर हाल फिलहाल में डेवलप हो चुका है, क्योंकि हम लोगों ने हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म होने जा रहा है। तो जो भी हम लोगों ने पीछे समझा है उसी के अंदर से ये बन रहा है, यानी अभिप्रेरित करने के उपाय या तरीके। बालकों को उनकी आवश्यकताओं का ज्ञान करवा के, और फिर दूसरा लिखो यहाँ पे परिस्थितियों का ना, किसमें? उचित वातावरण एवं परिस्थितियों, उचित वातावरण एवं उचित जो परिस्थितियों का निर्माण करके, वातावरण एवं परिस्थितियों का निर्माण करके। पहला लिखो बालकों की उनकी आवश्यकताओं का ज्ञान करवा के, दूसरा उचित वातावरण एवं परिस्थितियों का निर्माण करके। 3 नंबर लिखो सफलता प्राप्त करने वाले कारक के प्रेरकों पर बल देकर। सफलता प्राप्त करने वाले कारक या फिर हम कह सकते हैं प्रेरकों पर बल देकर। सफलता प्राप्त करने वाले कारक या कह सकते हैं प्रेरकों पर बल देकर, असफलता से दूर रहने के लिए प्रेरित करके। कि इस प्रकार से, यानी बच्चे कहाँ हम कह सकते हैं किस माहौल में रह रहे हैं, तो जहाँ से क्या हो सकता है असफलता का चांस रहता है, इसलिए उनको असफलता से दूर रखना चाहिए। कि इस प्रकार से आपको ये आदत है, इसको छोड़ना चाहिए, या फिर उन दोस्तों के साथ में नहीं रहना जो नशा करते हैं। तो इस प्रकार से उनको क्या है अभिप्रेरित किया जाता है सफलता की तरफ बढ़ना। कि इस प्रकार से सफलता की तरफ बढ़ा जा सकता है। दूसरी बात यह है कि असफलता से दूर किस प्रकार होना है, तो वो भी सफलता के अंदर ही माना जाता है। 5 नंबर लगा के लिखो उचित मार्गदर्शन प्रदान करके। क्या लिखेंगे? उचित मार्गदर्शन प्रदान करके।
दिख रहा है ना अच्छे से। और फिर लिखो सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करवा के, सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करवा के, दिख रहा है ना अच्छे से। उचित मार्गदर्शन प्रदान करके 5 नंबर पॉइंट, और 6 नंबर है सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करवाकर। ठीक है, लिख लिया यहाँ तक। चलो लिखो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं। लिख दिया तो आगे बढ़ते हैं। एक बार बोल देता हूँ, बालकों को उनकी आवश्यकताओं का ज्ञान करवा के, उचित वातावरण एवं परिस्थितियों का निर्माण करवा के, और सफलता प्राप्त करने वाले कारक या प्रेरक जो होते हैं, मोटिव पर बल देकर असफलता से दूर रहने के लिए प्रेरित करके, और उचित मार्गदर्शन प्रदान करके सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करवा के। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर 7 नंबर लगा के लिखो, बालकों के उचित व्यवहार हेतु उन्हें पुनर्बलन प्रदान करके। जो बालकों के द्वारा उचित व्यवहार किया जाता है उसके अनुसार बच्चों को पुनर्बलन मिलना बहुत आवश्यक होता है, जिससे ही बच्चे हैं जो कि आगे बढ़ने में थोड़ा हम कह सकते हैं रुचि उनके अंदर उत्पन्न होती है। जैसे बच्चे ने अच्छा कार्य किया है तो उसको पुनर्बलन देना चाहिए, यानी किसी भी प्रकार से दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि उसको अच्छे से कोई इनाम ही दे, यानी उसको पुनर्बलन की भाई शाबाश अच्छा किया, और तुम ने अगर ये अच्छा किया है तो तुम आगे जाके ये बनोगे, तो इस प्रकार से उसको पुनर्बलन दिया जाता है। प्रभावी शिक्षक विधियों का प्रयोग करके, यानी जो प्रभावी अच्छी से अच्छी जो शिक्षण विधियां हैं, यानी बच्चे को किस प्रकार से हमें समझाना चाहिए, और ये भी हम बात कर सकते हैं जो किस प्रकार से बच्चों को किस विधि के अनुसार पाठ को समझाया जा सकते, या फिर हम कह सकते हैं इस विधि के अनुसार बच्चे को अच्छे से समझ में आता है। तो उन तमाम जो विधियां हैं, शिक्षण विधियां, उन्हीं का प्रयोग करके बच्चों को अच्छे से पढ़ाए हैं। तो ये भी एक अभिप्रेरक माना जाता है। और फिर आता है 9 नंबर लगा के, प्रतियोगिता की भावना जागृत करके, और समय समय पे स्कूल के अंदर या फिर हम कह सकते हैं प्रतियोगिता का आयोजन रखा जाना चाहिए, जिससे बच्चों के अंदर थोड़ा सा कंपटीशन हो जाता है। और ये भी हम कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर अच्छी भावना बन जाती है, कि जैसे मान सकते हैं कि बच्चों को कहे कि नेक्स्ट डे, यानी आज है, कल आपका एक मीनिंग्स वोकेब जो होता है उसका टेस्ट होगा, या फिर एक प्रतियोगिता होगी, और जो उसमें विनर रहेगा उसको पेन दिया जाएगा या फिर कॉपी दी जाएगी। तो उसके अंदर बच्चों के अंदर एक ऐसी भावना पैदा हो जाती है, तो वो क्या करते हैं, एक खेल खेल के अंदर अच्छे से अपनी स्टडी को आगे डेवलप करते हैं, और सफलता का मार्ग है जो कि चुन लेते हैं ना। तो प्रतियोगिता की भावना जागृत करनी चाहिए, और श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करके, श्रव्य यानी सुनने वाली और दृश्य सामग्री का प्रयोग करके। और फिर है 11 नंबर, बच्चों को उनके परिणामों से अवगत करवा के। ठीक है, अब इसमें क्या है, जो बच्चे का जो रिजल्ट आया है, ठीक है, मान लीजिए कोई कक्षा टेस्ट था और उसमें किसी बच्चे के 9 नंबर आए हैं 10 में से, और किसी के 10 में से मान लीजिए 10 आए हैं, और किसी के 10 में से 8 आए हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि जिसके 8 या 7 6 आए तो उनको ज़्यादा टॉर्चर भी नहीं करना है, और उनको कहना है कि बेटा आपने बहुत अच्छा किए हैं, और देखो तुम्हारा भाई है जिसने ये थोड़ा इतना अच्छा पढ़ा है तो इसने इतना नंबर लाए हैं, और कल को तुमको ही इतना लाना है। तो उसको इस प्रकार से मोटिवेशन उसको दिया जाता है, ताकि वो बंदा भी नेक्स्ट टाइम मेहनत कर सके, है ना। उसको इस प्रकार से उसको सुदृढ़ हम कह सकते हैं उसको ढाल दिया जाता है, ताकि वो है जो कि एक उसकी भावना चेंज हो जाए। ठीक है, फिर आता है 11 नंबर, 10 हो गया ना, अवगत करवा के बच्चों को उनके परिणामों से। और फिर 12 नंबर, शिक्षण में रुचि पैदा करके। किस प्रकार से, कोई शिक्षण हम कह सकते हैं कोई पाठ है उसको एक खेल खेल में पढ़ाएं, या फिर हम कह सकते हैं कोई अच्छी कहानी उसके अंदर बताएं, ताकि बच्चे के अंदर है जो कि उसे शिक्षण जो हम कह सकते हैं कार्य है, जो पाठ पढ़ रहे हैं उसके अंदर क्या हो जाता है, रुचि बन जाती है। कि कल सर ने है जो कि कविता के माध्यम से इस पाठ को पढ़ाया था, तो उसके अंदर रुचि हो जाती है, और वह उस टीचर का वेट करते हैं उसके पीरियड आने का, कि भाई सर का हम कह सकते हैं
कालांश से जो आया है। और उसके बाद में बात आती है आपके 13 नंबर लगा के लिखिए, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता वृद्धि करके बच्चा किस प्रकार से अपनी और टीचर्स की ओर ध्यान आकर्षित करे, या फिर हम कह सकते हैं अपने जो शिक्षण कार्य यानी जो पाठ है, या फिर हम कह सकते हैं जो पुस्तक पढ़ रहे हैं, जो चीज़ अध्ययन कर रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता उसके अंदर डेवलप करनी चाहिए, वृद्धि करना है उसके अंदर, है ना। ठीक है, तो लिखो पहले फटाफट से इसको। फिर क्या हुआ, आज का हमारा जो टॉपिक जो हमारा था कंप्लीट, मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा का जो टॉपिक था, अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा का जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं समायोजन। कौन सा शुरू करेंगे, समायोजन। तो क्या करते हैं साथियों, लिखिए ये पहले। और दूसरी बात ये भी है इसके अंदर कि अगर वैसे आपने साथ साथ लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी लिखा है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है नायक IAS एकेडमी के नाम से। क्या नाम से है, नायक IAS एकेडमी के नाम से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और ये PDF आपको वहाँ पे बिल्कुल निःशुल्क मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम नायक IAS एकेडमी के नाम से ज्वाइन करें और ये PDF जो भी क्लास के अंदर जो PDF यानी जो पढ़ाया जाता है वो आपको है जो कि पूरा उसके अंदर फ्री में आपको डाउनलोड करने के लिए मिलेगा। ठीक है, नायक IAS एकेडमी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, तो इसी के साथ में आज के सेशन को यहीं पे पूर्ण करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक, नए जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। बाय बाय, जय हिंद।